रेखा की नई नई बहू आई थी जिसका नाम था शीला। शीला के बाल बहुत लंबे थे। शीला के बालों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वो उसके पैरों तक आते थे। रेखा ने शीला के रूप, रंग और लंबे बालों को देखकर ही उसकी शादी अपने बेटे बिरजू से करवाई थी। उसे लगा था कि उसकी बहू की सुंदरता की पूरे मोहल्ले में वाहवाही होगी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। आइए अब देखते हैं आगे की कहानी। रेखा शीला के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है। सब मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली हैं। जल्दी से तैयार हो जा। क्या? अरे माँ जी, आप भी ना, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार हूँ? अरे आप शायद नहीं जानती, पर मुझे मेरे बाल बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। हैं? क्या 2 घंटे? अरे बहू, सब मोहल्ले की औरतें बस आती ही होंगी, मैं नहीं जानती। तू जल्दी से तैयार हो और फिर सबके लिए कुछ चाय नाश्ता भी बना दे। जल्दी कर। अरे नहीं नहीं माँ जी, चाय नाश्ता तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी। पहले तो मैं तैयार होंगी, उसी में सारा समय निकल जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि ज्यादा देर ना हो तो चाय नाश्ता आप ही बना लीजिए ना जल्दी से। शीला की बात रेखा को कड़वी तो बहुत लग जाती है, मगर वो उससे कुछ कहती नहीं और चुपचाप जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की सभी औरतें शीला की मुंह दिखाई के लिए घर पर आ जाती हैं। शीला इतनी जल्दी अपने बाल नहीं बना पाती, इसलिए वो खुले बालों में ही सबके सामने आ जाती है। शीला को ऐसे देखकर सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। वाह वाह बहू, तेरे बाल तो बड़े लंबे हैं, पर क्या तुझे गर्मी नहीं लगती जो ऐसे बाल खोलकर घूम रही है? हाँ। अरे शीला, तू ऐसे ही क्यों चली आई? अरे चोटी तो कर लेती ना। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं इतनी जल्दी बाल नहीं बना पाती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आकर यहाँ बैठ जा। थोड़ी देर में सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं, मगर रेखा को रह रहकर शीला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि ये सब सोच सोच कर रेखा को रात में नींद तक नहीं आ रही थी। ये नई बहू तो बड़ी ही अजीब निकली। ऐसे तो ये घर का कोई काम नहीं करने वाली। कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन रेखा सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और शीला को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है, मगर वो देखती है कि शीला तो पहले से ही जगी हुई थी और शीशे के सामने बैठकर अपने बालों में तेल लगा रही थी। अरे आइए माँ जी, कहिए, कोई काम है क्या मुझसे? कोई काम? अरे काम ही काम है घर में बहू। झाड़ू पोछा करना है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है, और तुम यहाँ सुबह से ही अपने बालों में तेल लगाने बैठ गई। तो अब घर का सारा काम कौन करेगा? अरे नहीं माँ जी, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ, जिसमें मुझे कुछ घंटे लगते हैं। फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाल धुलती हूँ। और यही नहीं, बाल धोकर मैं अपने बालों में खास सीरम भी लगाती हूँ। ऐसे ही थोड़ी मेरे बाल इतने लंबे, घने और अच्छे हुए हैं। क्या? तो इसका मतलब तू घर का काम नहीं करेगी? माँ जी, अब मैं तो कर देती, मगर मुझे फुर्सत कहाँ। वैसे आप भी तो खाली हैं ना, तो क्यों ना आप ही घर का काम कर लें। रेखा को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, मगर वो शीला से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इस शीला की इतनी हिम्मत, इसने मुझसे ऐसे बात की। रेखा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, मगर शीला की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दिन रात बस अपने बालों को ही सजाया संवारा करती थी। यही नहीं, शीला ने मोहल्ले के ही एक ब्यूटी पार्लर में जाना भी शुरू कर दिया था, जहां जाकर वो अपने बालों में कई अलग अलग चीजें करवाया करती थी। इसमें वो कई सारे पैसे भी उड़ा देती थी। एक दिन रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि किसी भी तरह से शीला के बाल कटवा के ही रहेगी। यही सोचकर रेखा उस ब्यूटी पार्लर वाली से मिलने जाती है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरत रेखा की पुरानी दोस्त भी थी। अरे आओ रेखा जी, आज आपकी बहू नहीं आई, आप अकेले आई हैं, क्या बात है? क्या बताऊं, मैं तो उससे तंग आ गई हूँ कमला। अब अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो तो तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे ये शीला के बाल ही ना रहेंगे बाल, ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारा मतलब है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, वही। रेखा, फिर तो तू ये ले, इस तेल को शीला के शैम्पू में मिला देना। इससे उसके बाल झड़ने लगेंगे, और जब बाल झड़ेंगे तब वो खुद ही परेशान होकर मेरे पास आएगी। तब मैं उसे बाल कटवाने की सलाह दूंगी, मगर ध्यान रहे थोड़ा ही तेल डालना।
रेखा तेल पाकर बड़ी खुश होती है और अपने घर चली आती है, मगर बदला लेने के चक्कर में रेखा बिना ध्यान दिए सारे तेल की शीशी ही शैम्पू में मिला देती है। जब शीला वो शैम्पू इस्तेमाल करती है तब वो जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद शीला के थोड़े नहीं बल्कि सारे बाल ही झड़कर नीचे गिर गए थे। ये देखकर शीला बाथरूम में ही बेहोश हो जाती है और बिरजू उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उधर रेखा भी ये सब देखकर दंग थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दबाजी में सारा ही तेल शीला के शैम्पू में मिला दिया था और अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। कुछ देर बाद बिरजू शीला को लेकर घर आता है और शीला को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। मौका पाते ही रेखा बिरजू से पूछती है, क्या हुआ बिरजू, बहू ठीक तो है ना। क्या बताऊं माँ, उसके सारे बाल झड़ गए हैं और वो बहुत गहरे सदमे में है। ना जाने ये सब कैसे हो गया। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बस रोए जा रही है। बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। वो दरअसल क्या हुआ माँ, बोलो ना। वो शीला के बाल झड़ने के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में वो रेखा बिरजू को सब सच बताने ही वाली थी कि तभी शीला गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। अरे शीला, कहाँ जा रही हो, रुको। बिरजू और रेखा दोनों शीला का पीछा करते हुए उसी पार्लर में पहुंच जाते हैं जहां पर शीला आखिरी बार गई थी। वहां पर पहुंचते ही शीला ने ब्यूटी पार्लर की मालकिन को धक्का दे दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर शीला उसके ऊपर कैंची लेकर बैठ गई। अरे अरे, कोई रोको इसे, ये पागल हो गई है, बचाओ मुझे, इस पागल से बचाओ। तू ही है वो जिसने मेरा ये हाल किया है। कहाँ मैं इतने घने लंबे बाल लेकर घूमती थी और कहाँ बच्चा बच्चा मुझे गंजी चुड़ैल कहकर चिढ़ा रहा है। तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। तभी वहां पर बिरजू और रेखा भी पहुंच जाते हैं और दोनों शीला को रोकने की कोशिश करते हैं। अरे शीला, ये तुम क्या कर रही हो। अरे अरे, छोड़ दो उसे, ऐसा मत करो। अरे वो मर जाएगी, इसमें उसकी क्या गलती है शीला। और क्या, वैसे भी मैंने तुम्हारे बाल नहीं उड़ाए हैं, इसमें तो तुम्हारी सास का ही हाथ है। मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे करने को कहा था। मेरी सब में कोई भी गलती नहीं है। उस औरत की गवाही से रेखा की पोल खुल गई और शीला और बिरजू ये सब सुनकर हैरान थे। क्या ये सब आपने किया है, मगर क्यों? आखिर क्या मिल गया आपको ये सब करके? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ माँ, आखिर आपने ये सब क्यों किया? अपनी ही बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या भला? अरे तो मैं और क्या करती बेटा, ये सारा सारा दिन बस अपने बाल बनाती रहती थी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मुझे पलट कर जवाब भी देती थी। इतना ही नहीं, इसके चक्कर में सारे मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो इसलिए आपने मुझे गंजा कर दिया ताकि लोग आपका मजाक न उड़ाएं और आपके घर के काम अच्छे से हो सके। अरे नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं चाहा था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम्हारे थोड़े से बाल कम हो जाएं ताकि तुम घर पर ध्यान दो, लेकिन ये तो पूरी गड़बड़ हो गई। मुझे माफ कर दो शीला, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सब बाल झड़ जाए। रेखा को ऐसे माफी मांगते देखकर शीला कुछ भी नहीं बोली और वापस घर चली गई। उसकी चुप्पी देखकर सभी लोग हैरान थे। चलो माँ, घर चलो, शायद शीला ने आपको माफ कर दिया है। हम घर चलकर उससे बात करेंगे। अभी चलो यहाँ से, यहाँ काफी तमाशा हो चुका है। बिरजू रेखा को लेकर घर आ गया, लेकिन शीला अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह जब रेखा नहाकर निकली तो शीशे में खुद को देखकर बहुत तेज चिल्लाई, नहीं, ये क्या हो गया। उसकी चीख सुनकर शीला और बिरजू भी वहां आ गए। रेखा के सर के भी सारे बाल झड़ गए थे और अब वो भी शीला की तरह ही गंजी हो गई थी। है? ये सब क्या है? ये कैसे हो गया माँ? आपके भी सारे बाल कैसे झड़ गए? अरे मुझे क्या पता, मैं तो बस नहाने गई थी, न जाने कैसे मेरे सारे बाल एक साथ झड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। तभी रेखा की नजर शीला पर जाती है और वो एकदम शांत खड़ी थी। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। शीला, तू इतना चुपचाप क्यों खड़ी है? कहीं इसमें तेरा हाथ तो नहीं है ना? बड़ी देर में समझ आया मेरी प्यारी सासू माँ। आपको क्या लगा था कि आप मुझसे माफी मांगेंगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? जी नहीं, अब जितने दिन मेरे सर पर बाल नहीं होंगे उतने ही दिन आपके सर पर भी नहीं होंगे। अब हम दोनों मिलकर घर का काम करेंगे और सभी बच्चे अब हम दोनों को बराबर चिढ़ाएंगे। क्यों, ठीक है ना? क्या ये क्या मजाक चल रहा है मेरे घर में? पहले तो माँ और तुम भी शीला, तुम लोगों ने तो इस घर को लड़ाई का मैदान बना रखा है। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे साथ हुआ था और अब हिसाब बराबर हुआ, और ये तो अपने कर्मों का फल है ना। ओहो, जो मन में आए वो करो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये पागलपन देख देख कर मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है।
बिरजू गुस्से में वहां से चला गया और शीला की बात सुनकर रेखा खिसिया कर रह गई। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ये सब था तो उसके कर्मों का ही फल। अब जो घर लंबे बालों वाली बहू के नाम से जाना जाता था, वो दो गंजी सास बहू की जोड़ी के नाम से जाना जाने लगा। बहू की छवि एक साफ सुथरी सुंदर सी लड़की की होती है, लेकिन अगर बहू हर समय अपना सिर खुजलाती रहे तो बेचारे ससुराल वालों पर क्या गुजरेगी। ऐसा ही होता था स्वाति के ससुराल वालों के साथ, क्योंकि स्वाति के सर में था जुओं का बसेरा। तो चलिए देखते हैं जुएं वाली बहू। स्वाति हर समय अपना सिर खुजलाती रहती थी, जिसे देखकर उसकी मां नीलम बहुत गुस्सा करती थी। हर समय बस सिर खुजलाती रहना, तुझसे ये तो नहीं होता कि सर में जुएं वाली दवाई लगाकर शैम्पू कर ले और बालों को साफ रखे। अपने आलस के मारे तू हम सबके सिर में भी जुओं का घर बनवा देगी। मां की बात सुनकर स्वाति अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति कॉलेज में पढ़ती थी और उसके सर में बहुत जुएं थी। वो अपने लंबे और घने बालों को कभी ठीक तरीके से साफ नहीं रखती थी और ना ही उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। घर हो या कॉलेज, उसके बगल में कोई नहीं बैठना चाहता था। शाम को घर के सारे लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी स्वाति भी वहां आ जाती है और अपनी मां नीलम के बगल में बैठ जाती है। तभी नीलम जोर से चिल्लाती है, स्वाति दूर हट जा यहां से, मेरे बगल में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मां? ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरे सिर में बहुत जुएं हैं, वे जुएं मेरे सिर में भी अपना घर बना लेंगे। नीलम स्वाति को डांट ही रही थी कि तभी स्वाति के पिता महेंद्र ऑफिस से घर आते हैं और वो नीलम से कहते हैं, स्वाति का माँ, कल स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम स्वाति को अच्छे से तैयार कर देना। अपनी लाडली से तुम ही कहो कि अपने बालों को जरा साफ कर ले। लड़के वालों के सामने सिर खुजलाती रहेगी तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। स्वाति वहीं बैठकर अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, तुम चिंता मत करो माँ, कल सुबह मैं पार्लर जाकर अपने बाल धुलवा लूंगी और कोई अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट ले लूंगी, इससे मेरे बाल अच्छे दिखेंगे। जो करना है कर, लेकिन अगर जुओं की वजह से तेरी शादी नहीं हुई ना तो तेरी खैर नहीं। दूसरे दिन स्वाति ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों में शैम्पू करवाती है और अपने बालों में एक अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट लेकर घर आ जाती है। शाम को उसे देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वालों को स्वाति बहुत पसंद आ जाती है और कुछ दिनों के बाद स्वाति की शादी अरुण से हो जाती है। ससुराल में आते ही जब स्वाति की सास उससे कहती है, स्वाति बहू अपने पैर से इस कलश को गिरा दे और घर के अंदर आ जा। स्वाति जैसे ही कलश को गिराने के लिए अपना एक पैर उठाती है, तभी उसके सिर में जुओं के काटने से बहुत खुजली होने लगती है और स्वाति अपने हाथ से अपना सिर खुजाने लगती है, जिस कारण स्वाति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तू गिर कैसे गई? स्वाति का पति अरुण उसे संभालता है और उठाता है। तभी स्वाति की ननद रिमझिम अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, भाभी के सिर में खुजली हो रही थी, कहीं भाभी के सिर में जुएं तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे सिर में जुएं नहीं है। लेकिन तभी स्वाति की सास मंजू की नजर स्वाति के घूंघट पर जाती है। उसके घूंघट पर जुएं चल रही थी। रिमझिम, तू सही कह रही थी, बहू के बालों में तो इतनी जुएं हैं कि वे घूंघट तक आ पहुंचे। माँ, अब तो भाभी हम सबको भी जुओं का प्रसाद बांट देगी। तू चिंता मत कर, मैं इसके बालों में जुओं को मारने वाली दवाई लगा दूंगी। अगर आप लोगों का जुओं का पुराण खत्म हो गया हो तो क्या हम दोनों घर के अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। घर में आने के बाद स्वाति और अरुण आराम करने लगते हैं। दोनों बहुत थके हुए थे। स्वाति को तो फौरन नींद आ जाती है, लेकिन स्वाति के बगल में सोने के कारण जुएं अरुण के सिर में चली जाती हैं और वो रात भर अपना सिर खुजलाता रह गया। दूसरे दिन स्वाति सुबह उठ जाती है, लेकिन अरुण की नींद नहीं खुली। उसकी मां मंजू उसे जगाने के लिए आती है। अरुण, उठ जा बेटा, दिन निकल आया है, पूरे दिन सोता ही रहेगा क्या? सोने दो ना माँ, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। रात भर मेरे सर में खुजली होती रही और मैं अपना सर खुजाता रहा। हे भगवान, हम तो जुएं वाली बहू घर ले आए। अब तो उसके सिर की जुएं हमारे सिर में भी ट्रांसफर हो जाएंगी और हमारी रातों की भी नींद हराम हो जाएगी। मंजू स्वाति को जुएं मारने वाली दवाई लाकर देती है और कहती है, स्वाति बहू, इस दवाई को रात में अपने सिर में लगा लेना और सुबह उठकर शैम्पू कर लेना। लेकिन माँ जी, मैं रात भर इस दवाई को अपने सिर पर लगाकर नहीं रह सकती। इस दवाई को लगाने से मेरे सिर में बहुत जलन होती है। स्वाति बहू, जलन तो होगी ही,
लेकिन इससे तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन स्वाति अपनी सास की नजर बचाकर उस दवाई को फेंक देती है और अपनी सास से झूठ बोल देती है कि उसने वो दवाई अपने सिर पर लगा ली है। कुछ दिनों के बाद स्वाति के ससुराल में कुछ रिश्तेदार खाने पर आने वाले थे। स्वाति बहू, बरेली वाले चाचा चाची जी और कानपुर वाले मौसा मौसी जी और उनके बच्चे सब कल हमारे घर आ रहे हैं। वो सभी खाना खाकर जाएंगे, तो तू कुछ अच्छा सा डिश बना लेना। जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया सी कई तरीके की डिश बनाऊंगी। दूसरे दिन स्वाति रसोई में जाकर मेहमानों के लिए पकवान बनाने लगती है, लेकिन तभी उसके सिर में बहुत खुजली होने लगती है और वो आटा बेसन से सने हाथों से ही अपना सिर खुजलाने लगती है। हे भगवान, मेरा सिर तो फिर से खुजलाने लगा। इसे खुजलाकर कितनी राहत मिलती है। अपना सिर खुजलाते हुए ही स्वाति मेहमानों के लिए खाना बनाती है। दिन में जब सारे मेहमान घर पर आते हैं, तब स्वाति की सास मंजू स्वाति के कमरे में जाती है और स्वाति से कहती है, स्वाति बहू, बाहर रिश्तेदार आ गए हैं, तू बाहर आकर सबसे मिल ले और सर पर घूंघट रख कर आना। जी माँ जी, अभी आती हूँ। सर पर घूंघट तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग मेरे सर की जुएं देख लेंगे। स्वाति मन ही मन सोचती है, बाहर कैसे जाऊं, मेरे सर की जुएं तो मेरे सर को बहुत काट रही हैं। ओह, कितनी खुजली हो रही है मेरे सर में। सबके सामने अपना सिर भी नहीं खुजा सकती, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने सिर पर घूंघट रखकर बाहर ड्राइंग रूम में आती है और सभी रिश्तेदारों के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने लगती है कि तभी स्वाति के सिर से उसका घूंघट थोड़ा सा सरक जाता है और उसकी चाची सास उसके सर में जुएं चलते हुए देख लेती हैं। वो बहुत जोर से चीखती हैं, बहू, तू दूर हट हट, मेरा पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाची जी? तेरे सर में तो बहुत जुएं हैं, तेरे सर की जुएं हमारे सर में भी आ जाएंगी। तभी स्वाति की मौसी सास को स्वाति के बालों में लगा आटा और बेसन भी दिखाई दे जाता है और वो भी कहने लगती हैं, इसने तो खाना बनाते समय अपने हाथों से अपने सर को खुजाया है और फिर उन्हीं हाथों से खाना भी बनाया है। इसके बालों में आटा और बेसन अभी तक लगा हुआ है। मंजू, अपनी बहू को थोड़ा साफ सुथरा रहना सिखा दो और जब इसके सर से जुएं चली जाएं तब हमें खाने पर बुलाना। तेरी बहू तेरे रिश्तेदारों का क्या स्वागत करेगी? वो तो अपने सिर में जुएं के रिश्तेदारों को दावत पर बुलाए बैठी है। सारे रिश्तेदार बिना खाना खाए वहां से चले जाते हैं, जिससे स्वाति के ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। अरुण बेटा, स्वाति बहू को उसके मायके छोड़ा और जब तक इसकी जुएं ठीक ना हो इसे वापस लेकर मत आना। और तू सुन स्वाति बहू, अब तू दोबारा इस घर में तभी कदम रखेगी जब तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। माँ, मेरा तो मन है कि इसे तलाक ही दे दूं। जब से शादी हुई है मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, बस अपना सर ही खुजाता रहता हूँ। तलाक की बात सुनकर स्वाति के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अरुण जी, आप इतनी छोटी सी बात पर मुझे तलाक दे देंगे? बात तो छोटी सी है, लेकिन इसी छोटी सी बात के कारण आज रिश्तेदारों के सामने हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। इससे पहले हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूर से आए रिश्तेदार बिना खाना खाए वापस चले गए हों। अब बातें मत करो और अपना सामान पैक करो। बेचारी स्वाति को अपने जुओं के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। वो धन से अपना सामान पैक करती है और अरुण उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। गाड़ी में भी अरुण स्वाति से दूर बैठता है। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने मायके आ जाती है। अरुण उसे घर छोड़कर बाहर से ही वापस चला जाता है। स्वाति को सामान के साथ आया हुआ देखकर उसकी माँ नीलम उससे कहती है, अरे स्वाति, तू सामान लेकर अकेले क्यों आई है? दामाद जी है? माँ, वो तो चले गए। क्यों चले गए? तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? माँ, वो मुझसे बहुत नाराज है। इतना कहकर स्वाति रोने लगती है और अपनी माँ के गले लगने के लिए आगे कदम बढ़ाती है। दूर हट, मेरे पास मत आना। तेरे सर में बहुत जुएं हैं, मुझे तेरी जुएं नहीं चाहिए। माँ, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? पहले ये बता कि ऐसा क्या कर दिया तूने कि दामाद जी इतने नाराज हो गए। तब स्वाति ने अपनी माँ नीलम को सारी बात बताई, जिसे सुनकर नीलम ने कहा, क्या बात तलाक तक आ पहुंची? मैं तुझसे पहले ही कहती थी कि अपने सिर में जुएं वाली दवाई लगाए कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख स्वाति, अगर जुओं की वजह से तेरी शादी टूटी तो मैं तुझे इस घर से भी निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, इन जुओं के कारण सब मुझसे दूर चले गए हैं। मुझे हर हाल में अपने सर की जुओं को खत्म करना ही होगा। स्वाति अपने आंसू पोंछती है और उसी समय मेडिकल स्टोर जाती है और जुएं मारने वाली दवाई लेकर आती है।
अब स्वाति रोज रात में सोने से पहले अपने सिर में जुएं मारने वाली दवाई लगाती और दूसरे दिन शैम्पू करती। उसने जुएं मारने वाली कंघी भी खरीदी और उस कंघी से अपने बालों के जुएं खुद निकाल कर मारती। इस तरह 1 महीने तक स्वाति ने अपने सर से जुओं को भगाने के लिए खूब मेहनत की। 1 महीने के बाद स्वाति के सर से सारी जुएं चली गई थी। उसने अपने पति अरुण को फोन करके ये बात बताई। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लेने कल ही आ रहा हूँ। और दूसरे दिन स्वाति अपने पति अरुण के साथ अपने ससुराल आ जाती है। Please subscribe this channel.